This is the fourth lecture. जो सीरीज अपनी चल रही है कि ये जब से कोविड आया है ये किस किस तरह की कंडीशंस पैदा कर रहा है और उन कंडीशंस से फिजिकली भी और मेंटली भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें से माइल्ड से लेकर फैटेलिटी तक पूरी रेंज है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम होम्योपैथी के थ्रू कैसे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंटली इलाज कर सकते हैं, उसी बारे में एक एक चीज़ों को लेके बात की जा रही है यहाँ पे। लेकिन इस सीरीज़ का सबसे पहला जो लेक्चर है, जिसको हमने नाम दिया है एटीट्यूड, वो बहुत ज़रूरी है, बल्कि वो इसका बेस है। अगर आप इस बेस को पकड़ेंगे तो एटलीस्ट इस लेक्चर में जो एक तरीका बताया गया है अप्रोच का, उस अप्रोचेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो बेशक आपके लॉट में सक्सेस प्रीडोमिनेंट रहेगी इंशाअल्लाह। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो कोविड ऐसी ही एक सिचुएशन पैदा कर रहा है जिसको हम कहते हैं निमोनिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, फेफड़ों की सूजन, कंसोलिडेशंस। तो कैसे हम ये तय करें कि ये एक्यूट केस है, ये शुरुआती निमोनिया का केस है। जब ऐसा हो तो हमारे दिमाग में जो 3-4 उसकी जो प्रोमिनेंट रेमेडीज़ हैं, जो ज़्यादातर हिस्सा ट्रीटमेंट का कवर कर लेती हैं, क्योंकि इसी तरह के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, ऐसा आपके दिमाग में है। फिर आप इस लायक भी हो गए कि आप ये देख सके कि नहीं, ये तो अब डेवलप्ड केस हो गया है निमोनिया का, फ्रैंकली डेवलप्ड केस ऑफ निमोनिया। ठीक, बैठे रहो। अब डेवलप्ड केस जो है उसको किस तरीके से आप पहचाने और उसकी कौन कौन सी ऐसी प्रोमिनेंट रेमेडी आपके हाथ में हो। 3-4 शुरुआती टाइप के तो अपन ने बात कर लिए अभी पहले के 2 लेक्चर्स में। अब हम उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास डेवलप्ड केस ऑफ निमोनिया आ जाए तो उनको हम पहली बात पहचानने का क्राइटेरिया क्या रखें। हमारी सिर्फ निमोनिया को ध्यान में रख के एक स्पेसिफिक केस टेकिंग आपके दिमाग में तैयार होनी चाहिए। उस केस टेकिंग के 4-5-6 पॉइंट आपके दिमाग में तैयार होने चाहिए। उसमें हर उस पॉइंट के थ्रू आपको देखना चाहिए उस निमोनिया के केस को। अपने आप ही फिट हो जाएगा अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है, आपका रिपीटेड एक्सपोजर प्रॉपर है, कि कौन सी रेमेडी देना है। ये होने वाली प्रोसेस हो जाएगी, करने वाली प्रोसेस नहीं रहेगी। डिपेंड करता है कि कितना रिपीटेड एक्सपोजर है, कितना आपका डिवोशन है। खैर, एक ऐसा आपका निमोनिया का अलग से सिर्फ निमोनिया को ध्यान में रख के कि निमोनिया का केस आया तो आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू हमको उसको ऑब्जर्व करना है, इन्हीं के थ्रू हमको उस सिम्टम्स निकालने हैं और उन सिम्टम्स पे हमारे इवेल्युएट करके प्रॉपर तरीके से रेमेडी सेलेक्ट करके प्रॉपर पोटेंसी में प्रॉपर तरीके से रिपीटिशन करेंगे तो हमको अच्छे रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की, सक्सेस की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो जाएगी, है ना। तो पहली बात फिर से बोलूँगा कि अपने आप को प्रैक्टिस करते टाइम भी और
सुनते टाइम भी अनप्रेजुडिस रखने की कोशिश करें तो दिमाग से निकाल दें कि किससे हुआ। कोविड वाला बैक्टीरिया आया, उससे लंग का वायरस आया, कोविड वाला वायरस आया, उससे हुआ, किसी बैक्टीरिया के आने से हुआ, किसी एलर्जन के आने से हुआ, किसी केमिकल के जाने से हुआ, किसी वेदर कंडीशन से हुआ। क्योंकि अभी तक आप देख चुके हैं कि बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं तो बहुत सारे लोग नहीं भी हैं। कई लोग को होके निकल गया, मामूली सर्दी जुकाम हुआ, होते ही चले आ रहा है। आज बच्चे 6वीं 7वीं के विज्ञान में पढ़ते हैं कि जितने भी केसेस होते हैं मौसमी सर्दी जुकाम के, उसमें 25% केस जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से होते हैं। 4.5 लाख साल से है कोरोना वायरस इस दुनिया में। बात समझ में? तो अब ये कोविड की वजह से है, किसकी वजह से? अब आप देखते हो कि मैंने हमेशा बोला है कि डॉक्टर हैनीमैन ने भी कहा है कि जब वो कॉज की या एक्साइटिंग कॉज की या मेंटेनिंग कॉज की बात करते हैं तो वो एक चीज जरूर लगाते हैं, एक शब्द की मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा संभावित। क्योंकि कोई भी एक चीज हो रही है, मान लीजिए आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के लिए ससेप्टिबल हो गई, बात समझ में आई? फल सड़े फल को खाने कीड़े आते हैं। ऊपर वाले ने कीड़े बैक्टीरिया उसी लिए बनाए हैं कि वो रिसाइकलिंग करें, वो तो निर्दोष प्राणी रहते हैं। लेकिन स्वस्थ फल में, स्वस्थ ब्रेड में ना फफूंद लगती है और स्वस्थ फल में ना कीड़ा लगता है। तो आप फल अस्वस्थ हुआ, अनहेल्दी हुआ, अब उसके पीछे एक साथ बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं। पता नहीं वो अपनी जिंदगी में किस तरह की मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, किसी तरह की कोई तकलीफ, तनाव, परेशानी, टेंशन, दुख से तो नहीं गुजर रहा है, या उस वक्त कुछ खास वेदर कंडीशंस तो थी या हैं या नहीं है। बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं उस एक घटना को होने में। ठीक, इसलिए हमको अपनी नजर एज ए होम्योपैथ रखना है कि जो चीज सामने घट रहा है, भाई इस आदमी को बुखार आ रहा है, दिख रहा है ना, बुखार आ रहा है, नाप रहे, थर्मामीटर भी बता रहा है। इस आदमी को खांसी भी हो रही, साथ में खांसी के साथ तेज बुखार आ रहा है, बलगम में ब्लड स्ट्रीक्स डिस्चार्ज, या डार्क ब्राउन या काला काला है, या जंग रस्टी जैसा, इस तरह की डिस्चार्जेस आ रहे हैं, ऑफेंसिव, इस तरह के डिस्चार्जेस आ रहे हैं। ये तो दिख रहा है ना हमको, है ना? यहां प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहां तो सीधा सीधा फैक्ट देख रहे हैं। अब वहीं से आपको निकालना है कि एक्यूरेट मेडिसिन हम एज ए होम्योपैथ कैसे दें। शुरुआती निमोनिया के लिए किस तरह की कितनी रेमेडीज अपने को ध्यान में होनी चाहिए, उसके अलावा भी सिलेक्ट होती हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट केस उससे हो जाते हैं। उसी तरीके से 3-4 रेमेडी है कि डेवलप्ड केस ऑफ निमोनिया अगर आ जाए आपके पास, तो भी 3-4 रेमेडी ऐसी है जो आपको, जिसमें आपके ब्रेन की अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये सीरीज जो है स्पेशली फॉर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ्स, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स एंड होम्योपैथिक लवर्स के लिए है, नॉट सो मच फॉर द लेमेन्स। ओके, सो अब हम देखेंगे कि डेवलप्ड केस ऑफ निमोनिया है तो हम सबसे पहले तो उसको डायग्नोज किन किन पॉइंट्स से करें। तो निमोनिया की केस टेकिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है कि प्रेजेंटेशन कैसा आ रहा है, प्रेजेंटेशन कैसा आ रहा है। एकोनाइट में देखा था हमने, बेलाडोना में देखा था हमने कि प्रेजेंटेशन आया था सडन वायलेंट एक्यूट हुआ एक्सपोजर, कल एकदम से शाम को छींके चालू हुई, धड़ाधड़ रात में तेज बुखार आ गया, बिल्कुल बुखार जा रहा है 105 106 एंड अबव, भयंकर वायलेंट कफिंग और ये और वो दुनिया भर की चीजें हमने देखी थी।
तो अब डेवलप्ड केस ऑफ निमोनिया में और ख़ास तौर से स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग, व्हाट इज स्प्रिंग सीजन? अभी जो चल रहा है, मार्च के आधे मार्च के आसपास या उसके बाद से शुरू होता है और ये जून के आखिर आखिर तक चलता है। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। ठीक, इस सीजन में खास तौर से स्पेशली प्रीडोमिनेंट केसेस, सबसे ज्यादा कॉमन केसेस अगर निमोनिया के आए, चाहे कोविड की वजह से आए चाहे कैसे भी आए, कोविड पॉजिटिव हो तो भी अच्छा है आपके पास रिपोर्ट, नहीं हो तो भी अच्छा है आपके पास रिपोर्ट, सबसे प्रीडोमिनेंट रेमेडी है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया तो ब्रायोनिया, तो सबसे पहला केस टेकन का पॉइंट निमोनिया में आप अपने लिए क्या रखेंगे किसी भी निमोनिया को देखने के लिए, कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। बड़ा ग्रेजुअल, बड़ा धीरे धीरे वाला ऑनसेट आपको नजर आएगा ब्रायोनिया में। क्या बोलेंगे पेशेंट या पेशेंट के आजू बाजू वाले, क्या किस तरह की बात कहेंगे कि डॉक्टर साहब 2-3 दिन से तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तबीयत अजीब सी लग रही थी, जी अच्छा नहीं लग रहा था 2-3 दिन से। एक दिन सुबह आंख खुली, नींद खुली तो बहुत ज्यादा तबीयत गड़बड़ महसूस हो रही थी। और ऑफनली सुबह क्या हुआ था वो क्या बताएंगे, अच्छा 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी डॉक्टर साहब, एक दिन कल परसों या आज मैं उठा सुबह तो तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब, छींकें आ रही थी, सर में ऐसा लग रहा था पूरा जुकाम सर में जम गया है। पेशेंट इस तरह की बात करते हैं, अपने टेक्स्ट क्या कहते हैं, फीलिंग ऑफ ब्लॉकिंग इन हेड, ये सब ब्लॉक हो गया है, सब बंद हो गया, सब बंद बंद सा लग रहा बिल्कुल सर में, ऐसा लगा। सुबह सुबह छींकें आई, खूब ठंड सी लगी, कई बार तो रैगर बताएंगे कि बाकायदा हिल रहा था डॉक्टर साहब, और दोपहर होते होते तक अच्छा तेज बुखार आ गया। बड़ा कॉमन प्रेजेंटेशन, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जी मन उतरा उतरा सा लग रहा था। फिर परसों के दिन सुबह उठा तो अच्छी खूब छींकें आ रही थी, सर बिल्कुल एकदम बंद बंद सा लग रहा था, ये मिल भी सकता है, चिल, समटाइम्स एक्चुअल राइगर, और फिर दोपहर होते होते तक बुखार आ गया। इस तरह एक और तरीके से भी प्रेजेंटेशन आपको ब्रायोनिया का मिल सकता है कि बोले डॉक्टर साहब 2-3 दिन से हरारत लग रही थी, हरारत लग रही थी 2-3 दिन से, हल्की हरारत थी, ठीक है मैंने सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तो उसने कंसल्ट नहीं किया। आमतौर पे उसको 1-2 दिन से हरारत, 1-1.5 दिन से हरारत लग रही थी, 12 घंटे 24 घंटे से, लेकिन उसने कंसल्ट नहीं किया, ठीक है भी हल्की हरारत है, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर हल्की 1-आध दिन से 1-1.5 दिन से हरारत सी लग रही थी, और आज तो तेज बुखार आया और हालत कैसी हो गई, लुक आमतौर पे कैसा दिखेगा जब हम ब्रायोनिया के पेशेंट को देखेंगे, डेफिनेटली कंजेस्टेड, सर में भारीपन, हैवीनेस, कंजेशन, और नशे वाला आदमी ने शराब पी लिया, आंखें लाल हो गई बिल्कुल एकदम, और या लाल नहीं भी हुई तो आंखें बिल्कुल ऐसे हैवी लुक, स्लीपी लुक, समथिंग लाइक दैट, हैवी लुक, आंखें चढ़ी चढ़ी, पलके एकदम जैसे स्लीपी लुक।
और एक बड़ी ख़ास चीज़ अपने यहाँ कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि अरे ऐसा बुखार आया, ऐसी तबीयत खराब हो गई कि देखो ना पूरा रंग जल गया, इसका रंग काला पड़ गया। ये बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर होता है ब्राइनिया में। आपको खुद लगे या लोग बाग बताएं, और अपने यहाँ के कॉमन लैंग्वेज में क्या बताते हैं लोग बाग, अरे देखो बुखार से इसका पूरा रंग जल गया, देखो काला पड़ गया बिल्कुल चेहरा एकदम, देखो जैसे रंग जल गया, जैसे धूप में नहीं जल जाता है बुरी तरीके से, वैसे रंग जल गया। ये ब्राइनिया में बड़ा प्रोमिनेंटली बोलते हुए लोग मिल जाते हैं। पहले चेहरे की ऐसी कंडीशन होती, बाद में पूरे बॉडी की हो जाती है, जैसे रंग जल गया हो। छू के देखेंगे तो गर्म रहेगी, नेचुरली बुखार है। और थोड़ा नमी वाला, एक्चुअली मॉइस्चर रहता है, मॉइस्ट, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन नहीं रहता। ठीक है ना। और शरीर ऐसी रंग जला जैसा होता है, फिर थोड़े समय में बड़ी जल्दी ही होंठ भी ऐसे काले काले होने लग जाते हैं, और बड़ी जल्दी ही इन नो टाइम, इन वेरी सून सूख के फटे। तो सूखे और फटे होंठ भी और काले काले जैसे जल गए हैं, जैसे बहुत बीड़ी सिगरेट पीता, बहुत बीड़ी सिगरेट पीने से जैसे नहीं हो जाते डस्ट की एकदम, ऐसा लुक। सूजे सूजे होंठ, सूखे सूखे होंठ, काले काले होंठ, फटे फटे होंठ, ये भी नजर आ सकते हैं। ऐसा प्रेजेंटेशन आम तौर पे आता है, और खास तौर से स्प्रिंग सीजन में। कितना कॉमन है, कितना कॉमन है। तो आया भाग के, जब बुखार तेज हुआ, खांसी ज्यादा होने लग गई, आगे देखेंगे ऐसा प्रेजेंटेशन लेके आते हैं आमतौर पर ब्राइनिया। यही एक और वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी जो बहुत कॉमनली सेलेक्ट होती है, बट इसका मेन टाइम विंटर है। अभी तो ये कोरोना का नाटक चलेगा, अभी विंटर सब क्रॉस करेगा। तो उस टाइम प्रीडोमिनेंटली जो निमोनिया के केसेस आते हैं, डेवलप्ड केसेस, वो एक दूसरी रेमेडी कवर करती है जिसका नाम है फास्फोरस। लेकिन यही बोल रहा हूं कि अनप्रोड्यूस्ड माइंड से आपने इसके केस टेकिंग पॉइंट से मेडिसिन को देखा, और कहीं का बहुत स्ट्रांग और बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट फिक्स हो गया, तो फिर ये नहीं देखना कि विंटर है कि समर है। इसलिए रूल आउट नहीं कर सकते फास्फोरस को कि अभी तो समर सीजन चल रहा है या अभी स्प्रिंग चल रहा है। जब भी बात की जाती है, रिलेटिव बात की जाती है, और रिलेटिव ही हो सकता है इस दुनिया में, एब्सोल्यूट तो सिर्फ ऊपर वाला होता है। बात समझ में आई है ना। तो किसी भी तरह के प्रेजुडिस से फ्री रहना। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये फास्फोरस का प्रेजेंटेशन कैसा होता है। पहला केस टेकिंग पॉइंट है अपना निमोनिया का प्रेजेंटेशन, सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन। ब्राइनिया के मुकाबले, ब्राइनिया का इसके कंपैरिजन में ज्यादा ग्रेजुअल, धीरे धीरे वाला रहता है। ब्राइनिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये तेज रहते हैं। आमतौर पे जो कहानी सुनने को आपको मिलती है फास्फोरस की, तो क्या बोलेगा डॉक्टर साहब, 1-1.5 दिन से बड़ा टायर्ड थकी सी फीलिंग लग रही थी, थका सा महसूस हो रहा था। हो सकता है ये चीज बताए कहीं गया हो, ठंडी जगह में ठंड खा गया हो, किसी कोल्ड एटमॉस्फेयर में गया हो। तो बोले ऐसा लगा कि बाहर गया था, हो सकता है ठंड वंड लग गई हो डॉक्टर साहब, कल ठंडी हवा चल भी रही थी, हो सकता है, लेकिन कल जब गया तो 1-1.5 दिन से तो क्या लग रहा था, टायर्ड, और फिर कल ठंडी हवा में चला गया कि क्या हुआ है ना, फिर सीने में ना भारी पंसा, जकड़न सी फील होने लगी, जैसे डस्की अपीयरेंस, कालापन, रंग जल गया हो जैसे। ये ब्राइनिया में ज्यादा स्ट्राइकिंग प्रेजेंटेशन में होता है। उसी प्रकार ये सीने की कसावट, सीने का भारीपन, ऑपरेशन, जकड़न, जो बोल लो, ये फास्फोरस में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है।
और बोले उसी दिन फिर रात में बुखार भी आ गया, शाम को सीने में जकड़न, भारीपन महसूस हुआ, और फिर रात में बुखार भी आ गया, सूखी खांसी भी चालू हो गई। और कई बार ये सूखी खांसी की वजह से आपको होर्सनेस, गला बैठा हुआ, या एक्चुअल लॉस ऑफ वॉइस भी देखने को मिल सकता है कि खांस खांस के आवाज बंद हो गई है, या खांस खांस के गले में खराश है। ब्रायनिया में भी खराश मिल सकती है, लेकिन बाद में बात करेंगे। अभी अपन फास्फोरस के प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। और जब बुखार आ गया, खांसी एग्रावेट हो गई, तो सीने की जकड़न और बढ़ गई, टाइटनेस इन द चेस्ट और बढ़ गई। तो एक तरह का कैची रेस्पिरेशन, जैसे कि सांस को कैच करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा प्रेजेंटेशन आपको फास्फोरस के डेवलप्ड केस ऑफ निमोनिया में आपको सबसे प्रोमिनेंट चीज जो दिखेगी, सबसे प्रोमिनेंट चीज ब्रायनिया के मुकाबले जो फास्फोरस के डेवलप्ड केस ऑफ निमोनिया में दिखेगी कि उसकी ब्रीदिंग उसकी सीरियसली कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है। डिफिकल्ट ब्रीथिंग, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, सीने की जकड़न प्रेजेंटेशन में। ब्रायनिया के प्रेजेंटेशन में देखो कहीं ये चीज नहीं थी कि एकदम क्लियर दिख रहा है ना, ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए। सीने की जकड़न और सांस लेने में तकलीफ, इसका भी रंग उतरता है, जैसे बुखार में लोगों का उतर जाता है, लेकिन ब्रायनिया जैसा नहीं कि काला पड़ गया हो, कोई ऐसा बोले। ब्रायनिया से तो ब्राइटर ही रहता है। बुखार रहेगा, करीब करीब दोनों को एक ही बराबर रहता है, जहां तक बुखार की और जहां तक पल्स की, पल्स दोनों में बाउंडिंग पल्स होती है। और बुखार की बात की जाए तो फास्फोरस और ब्रायनिया करीब करीब 103 के आसपास बुखार लेके आते हैं। फास्फोरस की स्किन अगर आपने ज्यादा बारीकी से ध्यान दिया है तो थोड़ी कम मॉइस्ट होती है ब्रायनिया के मुकाबले, कम काली, कम मॉइस्ट। टेम्परेचर और पल्स से आप नहीं पहचान सकते, करीब करीब सेम ही होता है, बाउंडिंग पल्स एंड 103 के आसपास टेम्परेचर, ठीक। फिर अपन ने क्या देखा था इस ब्रायनिया के प्रेजेंटेशन में? स्लीपी लुक, भारी लुक, heavy look, congestion is almost always there, but phosphorus is anxious, घबराहट, more wake up, more चिंतित, क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक तो हो जाऊंगा ना, जहाँ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ना, है एंशियस। और वहां ब्रायनिया प्रेजेंटेशन ध्यान रखना अच्छे से, बिल्कुल तभी बिल्कुल सही तरीके से अप्रोच कर पाओगे। और सबसे ज्यादा सीरियसली अफेक्टेड क्या दिखा है? रेस्पिरेशन। फास्फोरस में सीरियसली अफेक्टेड, ऐसा लगता है इनको सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है। अभी बहुत ऑक्सीजन ले लेके दौड़े थे ना लोग बाग, अब तुम ऑक्सीजन बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाओगे, उसको ठीक करने के चक्कर में पड़ोगे होम्योपैथिकली, तभी तो ठीक होगा। और गर्मी में ही आ रहे थे। तो प्रोमिनेंट केस टेकिंग का जो फॉर्मेट अपन ने छोटा सा बनाया है निमोनिया का, इसमें कोई चीज बिल्कुल स्ट्राइकिंगली फिट हो जाए। अब रेस्पिरेशन में इसको इतनी दिक्कत होती है सीरियसली अफेक्टेड कि बहुत जल्दी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म प्ले में आ जाता है। इसमें आप देखेंगे फास्फोरस के पेशेंट को लेटे हुए तेज बुखार में, निमोनिया का पेशेंट है, खूब ड्राई कफ चल रहा है, बहुत तकलीफ देने वाला, आवाज़ बैठ गई है खांस खांस के, या आवाज़ गायब हो गई है कभी कभी तो खांस खांस के, आप देखेंगे बड़ी जल्दी एक्सेसरी सिम्टम। अब सीने में जकड़न है, यहाँ से सांस नहीं खींच पा रहे हैं तो नाक से सांस खींचने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसे फ्लैपिंग ऑफ द नोस्ट्रल ऐसे दिखेगा। अब थोड़ा पास आके कैमरे में दिखाता हूँ, ये देखो, आप देखोगे फास्फोरस के पेशेंट को तो दिख रहा नाक मेरी यहां से खींचने की कोशिश कर रहा है, देखा आपने, ये फ्लैप हो रहे, ये फ्लैप हो रहा है, दिखा उसमें प्रॉपरली,
है। ये आपको हीविंग ऑफ चेस्ट, हीविंग मोशन कौन सा होता है? पानी में जब कोई चीज होती है या तो वो ऐसे मूव करती है या तो ऐसे रोलिंग मूव करती है। हीविंग मतलब ये ऐसे चेस्ट, ये फास्फोरस का चेस्ट दिख रहा है, जान लगा रहा है, जान लगा रहा है, जकड़न है, जकड़न के अगेंस्ट में जान लगा रहा है। हीविंग मोशन, ये हर तरीके से वो खींचने की कोशिश कर रहा है कि कैसे खींच ले सांस को, दौड़ो ऑक्सीजन लेने, तुरंत आईसीयू में एडमिट कराओ, ऐसा प्रेजेंटेशन। हाथ कभी कभी कांपते हुए लेटे, थोड़े से फेशियल मसल्स कभी कभी ट्विचिंग करती हुई मिल सकती है। नाक की भी जो एलेनासी है इसकी भी इरेगुलर, बीच बीच में इरेगुलर ट्विचिंग मिल सकती है। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन। अब देखो दोनों अलग है, ये प्रेजेंटेशन फास्फोरस का, ये प्रेजेंटेशन ब्रायोनिया का। तो पहला पॉइंट हमारा ये दोनों मेडिसिन ने कवर किया। ब्रायोनिया में एक चीज और मिल जाती है, वेरी ऑफन, प्राय अक्सर आपको ब्रायोनिया में फ्रंटल हेडेक, एक्चुअल में वो हेडेक नहीं होता, एक्चुअल में बहुत भारीपन जो कि आंखों को भी कवर करता है, ऐसा अक्सर मिल सकता है क्योंकि कंजेस्टिव सिम्टम है ना, जो कि किसी भी ब्रायोनिया का तो आपको पता ही है, किसी भी मूवमेंट, किसी भी एक्सर्शन, जैसे कि उसको कोई बात करे उससे या उसको बात करना पड़े, उठ के बैठना पड़े, किसी भी एक्सर्शन, किसी भी मोशन से जो कि एग्रावेट होता है। अब आप उसके पास जाएंगे उसकी जांच करने के लिए, उसको देखने के लिए, उससे कुछ बोलने के लिए, तो आमतौर पे ब्रायोनिया का प्रेजेंटेशन। तो अब अपन दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं। पहले क्राइटेरिया से भी मेडिसिन सेलेक्ट हो सकती है अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और आपकी ट्रेनिंग और आपका परसिवरेंस बहुत ज़्यादा है, तो पहले पॉइंट से ही भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, ब्रायोनिया के अंदर आपने देखा होगा कि जब केन ट्रिपल ट्री में खोलते हैं अपन डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग, उसमें ब्रायोनिया सिंगल रेमेडी दी हुई है आई थिंक इन केन ट्रिपल ट्री। ये बड़ा प्रोमिनेंट होता है ब्रायोनिया में, जब उसकी तबीयत खराब होती है ना ब्रायोनिया की, चाहे टाइफाइड हो चाहे निमोनिया हो, तो ब्रायोनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे। तो दूसरा पॉइंट जो है अपने केस टेकिंग का निमोनिया की, वो है मेंटल रिएक्शन। पेशेंट रिएक्शंस कैसे दे रहा है, जब हम उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो वो रिएक्शन कैसे दे रहा है। तो उसको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होता, आप उसके पास जाएंगे, बैठेंगे, उसको बोलेंगे इधर घूमो या उसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, एग्जामिन करने के लिए, ऐसी किसी भी डिस्टर्बेंस से वो, या घर वाले बोलेंगे कि भैया हम इसको थोड़ा सा बोलते खाना खा लो, या थोड़ा सा इनको करवट दिलाते हैं, या इनको थोड़ी चादर उड़ाते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस तो वो हमेशा, अरे यार मत मत करो ना, ये इस तरह का रिएक्शन शो करता है, अरे मत मत डिस्टर्ब करो, मत करो ना, ये ऐसे क्रोध, रिसेंट, इसको बोलते हैं रेसेंट, रिजेंट करना, कोई भी चीज के लिए उसको घुमाने, चादर उड़ाने, एग्जामिनेशन के लिए करवट लेने पे कुछ भी डिस्टर्बेंस तो वो टॉलरेट नहीं करता, बिल्कुल डिसलाइक, गुस्सा बताता है, चिड़चिड़ाता है, पसंद नहीं करता कोई उससे बात करे, बहुत शॉर्ट टेम्पर, तुरंत गुस्सा हो जाता है, अरे यार जाओ ना यार, बट अरे यार, क्योंकि इससे उसको एग्रावेशन होता है। एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ मोशन, एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, और कभी कभी कैप्रिशियसनेस की कंडीशंस भी मिलती हैं, जैसे कि अपन ने इपिकैक के केस में बताया था। कैप्रिशियसनेस क्या होती है कि अच्छा हाँ एक काम करो, कुछ खाया नहीं, पिताजी को खाया, अरे मत तंग करो यार, पिताजी कुछ खाया नहीं, खा लिया, मत दिमाग जाओ यार,
अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए एक नींबू का शरबत बना लो, या मेरे लिए चाय ले आओ। वो बेचारे गए दौड़ के, पिताजी ने कुछ खाया नहीं है, कुछ मांगे हैं, जाके चाय लेके आए, नहीं चाहिए मेरे को। क्या? कैप्रिशियसनेस, वॉन्ट्स थिंग देन रिफ्यूज। समझ में नहीं आ रहा उसको क्या चाहिए, किस चीज से उसको आराम मिलेगा, किस चीज से उसको चैन मिलेगा, किस चीज से उसको सुकून मिलेगा, समझ में नहीं आ रहा है। ये कैप्रिशियसनेस की कंडीशन होती है। तो बैड टेम्पर्ड, कुल मिला के बदमिजाजी मिलेगी, चिढ़ना किसी भी, और क्यों मिलेगी मैंने बता दिया। ये ऐसा प्रेजेंटेशन, एकदम स्टब, क्या लिखते हैं अपने टेक्स्ट में, स्टबर्नली कॉन्ट्रेरी, अड़ियल और उल्टा। नहीं पिताजी ऐसा मत करिए, आपको दिक्कत होगी, नहीं मैं करूंगा। अक्सर पेशेंट बोलेंगे बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्सैल है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, गालियां दे देते हैं, गुस्सा करते हैं। चादर उड़ाओ तो, खाने के लिए पूछो तो, करवट वरवट दिलाओ तो, कभी ये मांगते कभी वो मांगते हैं, ला के दे तो मना कर देते हैं। बड़ी जल्दी चिढ़ जाने वाले। और चौथे पांचवें दिन जब टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ जाती है निमोनिया की, तो जो भारी और हैवी लुक के साथ अक्सर ये लोग बड़बड़ाते हुए भी, पर ये बड़बड़ाना, ये डिलीरियम कभी वायलेंट नहीं होता। लोग हल्के भी कुछ कुछ बोलेंगे, कुछ कुछ बड़बड़ाएंगे, इनके आसपास बैठे वाले लोग सुनते हैं। और आमतौर पे जब ये बड़बड़ाते हैं, ये कभी वायलेंट नहीं होता। और ऐसी टॉक्सिक कंडीशन, अच्छा ऐसी टॉक्सिक कंडीशन, मतलब टॉक्सिक कंडीशन जब पैदा होती है ब्रेन की, चाहे वो निमोनिया के पॉइजन की वजह से हो, चाहे वो टाइफाइड के पॉइजन की वजह से हो, लेकिन जो रिएक्शन आता है वो इंडिविजुअल ही निकल के आता है। तो टाइफाइड के केस में भी जब ब्राइनिया का पेशेंट होगा और जब ये कंडीशन आ जाएगी बड़बड़ाने वाली, कि तेज बुखार है और बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति में है, नशे जैसी, नींद जैसी स्थिति में, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है, तो उसमें जो ब्राइनिया जो बड़बड़ाता है, आमतौर पे उसको ये प्लेस का डिलीरियम होता है ना, जगह को लेके। वो घर में रहते हुए सोचता है कि उसको वो कहीं बाहर है, अक्सर बोलता है बड़बड़ाते हुए, चलो यार घर चलो, घर ले चलो यार मुझे। अरे आप घर में ही तो हैं। और मैंने तो बहुत बचपन में देखा भी था, मैं बहुत छोटा था, बहुत शरारती था, 7वीं 6वीं में पढ़ता हूँ। तो हमारे पड़ोस में एक थी, वो बेचारी बीमार हो गई थी, क्या हुआ था, निमोनिया हुआ था, टाइफाइड हुआ था, नहीं मालूम, लेकिन तेज़ बुखार था, घर वाले चिंतित थे, दवाएं भी चल रही थी, वो लेटी हुई थी और ऐसी ब्राइनिया वाली कंडीशन में थी, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल गुनूदगी की टाइप की कंडीशन में, और बड़बड़ा रही थी, ठीक है ना, कि घर चलो, घर लेके चलो। और तो मैं मजाक उड़ा रहा था, तो उनके घर वाले नाराज हो गए। तो बच्चा था मैं, शरारती था, बहुत शरारती था। पर आज वो चीज मुझे याद आती है, इस चीज को देखते हो कि वो ब्राइनिया के केस था, ठीक है। या फिर अपने काम धंधे से रिलेटेड, औरत है, गृहिणी है, तो अरे वो किचन का सामान रख गया क्या, अरे देखना वो आना है, ये बनाना है, अरे ये चीज़ें भरवानी है बिल्कुल एकदम उसमें, है ना, वो चावल ख़त्म हो रहा है, उसकी भी वो क्या कहते हैं लिस्ट में लिखवाना है, ठीक है ना, उसको बुला देना, उससे बात करना, उसको समझाना है, ऐसे बड़बड़ा रहे। और या तो जो आदमी है कि तो अपने को ऑफिस में इमेजिन करता है, एक काम करना, वो काम को फाइल ले आया, और वो हिसाब किताब थोड़ा सा, या जिद करेंगे ऑफिस से किसी को बुला देना, उसी की चिंता रहती है। डिलीरियम टॉकिंग बिजनेस है बहुत यार, ऑफिस से वो उसको मुनीम को बुला देना यार, उसको समझाना है, अरे भैया आपकी तबीयत बहुत खराब है, हाँ वो ठीक है, लेकिन वो फाइलें वगैरह जो रखी हैं उसको वहाँ पहुँचाना है। मतलब दे इमेजिन्स कि दे आर इन ऑफिस एंड देर, उनको काफ़ी काम पड़ा है और ये करना है और वो करना है।
तो ऐसा मेंटल प्रेजेंटेशन ब्रायोनिया का होता है। गुस्सैल, चिड़चिड़ा, जिद्दी, अड़ियल, कैप्रिशियस। और ये कैसे मिलता है? ये मेंटल प्रेजेंटेशन, ये एक दूसरा पॉइंट आपका, आपकी निमोनिया की केस टेकिंग का, ठीक है। अब यही फास्फोरस का मेंटल प्रेजेंटेशन कैसे होता है, अगर मिलता है तो कैसे? सबसे हेल्पफुल पॉइंट जो होता है फास्फोरस में देखने वाला, उनकी घबराहट, बेचैनी, डर वाली तकलीफ, डिस्ट्रेस और एंजाइटी, बेचैनी घबराहट वाली जो उनकी कंडीशन होती है, और वो किस तरीके से खास होती है। फास्फोरस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई अकेला छोड़ के जाए, हमेशा कोई ना कोई पास में रहना चाहिए। डॉक्टर साहब जब से बुखार हुआ ये जाने नहीं देता, बस बोलता है मेरे पास बैठो। और जाओ जरा सा, ठीक है मैं जरा जाती हूँ, जरा थोड़ा सा वो कुकर लगा के आ जाती हूँ, उतनी देर में ये बेचैनी और घबराने लग जाते हैं। बस पास में बैठो तो आराम से लेटे रहेंगे। They feel much more peaceful and comforted if they have someone about. और ख़ास तौर से जब वो एक्चुअल, वो पास में जो बैठा है वो एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में भी हो, तो और ज़्यादा आराम रहेगा उनको। तो वो ये क्या चाहते हैं कि बस आप उनका हाथ ऐसे लेके बैठे हो, क्योंकि एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट भी उनको ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ देता है। ऐसा फास्फोरस का प्रेजेंट है। अकेले में बेचैनी, घबराहट बढ़ने लग जाती है, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तबीयत खराब, बुखार है, तकलीफ है, खांसी खूब चल रही है, निमोनिया हुआ है, ब्लड स्ट्रिक डिस्चार्ज निकल रहा है, बुखार में है, और ऐसा प्रेजेंटेशन। देखो बिल्कुल उसके उलट ब्रायोनिया की। अगर प्रेजेंटेशन बड़ा स्ट्रांग आपको दिख गया तो भी आप वहीं के वहीं आप कर सकते हैं। तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। पहला प्रेजेंटेशन केस टेकिंग का, निमोनिया केस टेकिंग का। दूसरा मेंटल प्रेजेंटेशन। तीसरा निमोनिया का केस टेकिंग का पॉइंट जिसके थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं ब्रायोनिया, वो है कफ एंड स्पुटम। खांसी कैसी होती है और बलगम कैसा निकलता है, कफ कैसा होता है और स्पुटम कैसा होता है। ब्रायोनिया में प्रीडोमिनेंटली राइट लंग इन्वॉल्व होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है, मैंने बोला ना कि हर चीज रिलेटिव होती है, कि लेफ्ट लंग वाला अगर आपके पास आ गया तो आप ब्रायोनिया को छोड़ दो। नहीं, ये ब्रायोनिया नहीं हो सकती क्योंकि लेफ्ट में है। और आपको अगर प्रेजेंटेशन बिल्कुल ब्रायोनिया का दिख रहा है बिल्कुल एकदम, तो क्या करोगे? सो एवरीथिंग इज रिलेटिव, ये हमेशा ध्यान रखना। सत्य हमेशा नजरों के सामने होना चाहिए। और दोनों लंग भी इन्वॉल्व रहेंगे तो उसमें राइट प्रीडोमिनेंट मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट लंग वाला अगर मिले तो आप ब्रायोनिया को रूल आउट कर दो, ये नहीं होना चाहिए। खांसी का इसका जबरदस्त प्रेजेंटेशन ऐसा होता है, जब वो खांसता है ना ब्रायोनिया निमोनिया के केस में, तो उसको इतना जबरदस्त दर्द होता है कि एक्चुअली आपको दिख जाएगा कि बिस्तर में बैठा हुआ है और ऐसे कि छाती मेरी ज्यादा हिले नहीं, क्योंकि एनी काइंड ऑफ मूवमेंट बहुत तकलीफ, तो आपको दिखेगा कि छाती ऐसे दबा के होल्ड करके एक्चुअली खांस रहा है, ताकि ये कम से कम हिले या खांसी का कम से कम झटका पड़े, नहीं तो तकलीफ भयंकर हो जाती है। Intense pain, and they are holding the chest while cuffing to keep it quiet. और कई बार तो इतना ये प्रोमिनेंट फीचर होता है कि एक्चुअल लगभग आपको मिल सकते हैं कि उनने छाती में कुछ पट्टा या कुछ ऐसा टाइट बांध लिया है। क्यों बांधा भैया? डॉक्टर साहब खांसी होती है ना, तो
ऐसा लगता है कि छाती फट जाए, इतना तकलीफ होती है, इतनी सीवियर कि बर्दाश्त नहीं होती। डॉक्टर साहब तो बांध के रखा टाइट कि एकदम ये कसा रहे, मूव ना करे खांसते टाइम, कम से कम झटका पड़े, नहीं तो उसको भयंकर तकलीफ होती है। ब्लड के साथ स्पुटम, ये खांसी का प्रेजेंटेशन समझा आपने ब्रायनिया का, है ना, निमोनिया में। और जो बलगम निकलता है वो शुरू से ही ज्यादा ताजा ब्लड नहीं, डार्कर, धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुआ, अंदर हो चुका था, अब डेवलप्ड की कंडीशन आ गई, ताजा खून नहीं। तो ब्रायनिया में काफी शुरुआत से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से बलगम आना चालू हुआ है, ऐसी काला काला डार्क मैरून आता है, ज्यादा स्टिकी चिपचिपा रहता है, बड़ी मुश्किल से खूब खांसने के बाद थोड़ा सा निकलता है, डिफिकल्ट टू एक्सपेल, और कई बार तो निकलने के बजाय यहां आसपास चिपक जाता है, ऐसे लटक जाता है, ऐसा चिपचिपा होता है, एंड डिफिकल्ट टू एक्सपेल। तो ऐसा निमोनिया में खांसी और बलगम होता है। अब यही आपको इसी पॉइंट से, जो तीसरा पॉइंट अपन ने देखा, पहला देखा प्रेजेंटेशन, दूसरा देखा मेंटल प्रेजेंटेशन, तीसरा अपन देख रहे हैं कफ एंड स्पुटम, ये तीसरा केस टेकिंग का पॉइंट है निमोनिया का। यहां से आप सेलेक्ट कर ले सकते, अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है, एक्सपीरियंस अच्छा है, नज़र पक्की हो गई अब तब, ठीक। फास्फोरस का कफ एंड स्पुटम कैसा होता है, खांसी और बलगम। फास्फोरस का पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब खूब खांसी आती है, इतनी तकलीफ दे, टॉर्मेंटिंग कफ होता है इसको, ट्राइंग कफ वो लिखा हुआ है। ट्राइंग का मतलब कि जो बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन अंदर से इसको जब ये खांसता है, इसको ऐसे लगता है, डॉक्टर खांसी आती है ना, तो ऐसा लगता है सीने में आग लग गई, क्या, ऐसी बर्निंग, ऐसी रॉनेस। रॉनेस क्या होती है, व्हाट इज रॉनेस? तुम्हारी जब स्किन छिल जाती है, डिन्यूडेड हो जाती है, अंदर की चीज एक्सपोज हो जाती है, तो वहां कोई भी चीज टच होती है तो कैसा लगता है, दैट इज रॉनेस। ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, बर्निंग, आग लग जाती सी, खांसी आती, जलन, अरे बाप। देखो ब्रायनिया से, ब्रायनिया का प्रेजेंटेशन कैसा था, क्यों हो रहा था उसको, इसको क्यों हो रहा है। शुरुआत में इसको कम कम बलगम निकलना चालू होता है, तीसरे दिन तक बढ़ जाता है, शुरू में ब्राइट रेड ताजा खून आता है, लेकिन सोचो तीसरे दिन ताजा खून आया और चौथे दिन तक डेवलप हो गया, चौथे दिन मतलब वो स्टेज क्रॉस कर गया कमेंसिंग वाली, चौथे दिन के आसपास उसको डार्क स्ट्रीक आने लग जाती है, और बड़ी जल्दी थोड़े दिनों बाद बिल्कुल फास्फोरस का जो पिक्यूलियर तरह का बलगम है, आमतौर पर पेशेंट ब्राउन बोल जाते हैं, लेकिन वो कैसा ब्राउन होता है, रस्टी, जंग, सीने में जो जंग लगता है ना, उसको देखो कैसा रहता है ब्राउन, वैसा बड़ी जल्दी। ठीक, तो ये आपका केस टेकिंग का, निमोनिया की केस टेकिंग का तीसरा पॉइंट था, खांसी और बलगम, इससे भी आप प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं टंग एंड थर्स्ट।
ज़बान ज़रूर देखना इस तरह के केसेस में जो आपके पास आए, टाइफाइड, निमोनिया। आपको सबको पता है कि ब्राइनिया का मुंह सूखा हुआ रहता है, ड्राई टंग रहती है, ड्राइनेस बहुत रहती है, लेकिन उसमें सफ़ेद रंग की थिक कोटिंग, थिक, अच्छी थिक, हैवी हैवी कोटिंग, अच्छा जमा हुआ, गाढ़ा गाढ़ा मोटा मोटा जमा है, मुंह सूखा हुआ, जबान सूखी हुई, भयंकर। और ब्राइनिया की थर्स्ट तो जग जाहिर है, भयंकर प्यास लगती है मुंह सूखने के साथ, ठंडा पानी चाहिए, वो भी लार्ज क्वांटिटी में, एक एक बार में 1-1 लीटर की बॉटल या 1.5-1.5 2-2 गिलास पी जाता है, ठीक है ना। लेकिन ब्रायनिया को अगर आसपास कोई अटेंडेंट है तो ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ब्रायनिया को जितना पानी चाहिए उतना पानी जब वो खूब पी लेता है, उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा और गड़बड़ लगती है, उसको एग्रावेट करती है कंडीशन, ऐसा डॉक्टर बोरलैंड कहते हैं। ठीक, तो ब्रायनिया की थर्स्ट और टंग इस तरह की होती है। फॉस्फोरस की टंग जो है वो शुरुआती कंडीशन में आया तो आपको 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 सूखी लाल मिल सकती है, हल्की हल्की स्वेलिंग वाली, हल्की थोड़ी सी मोटी दिख सकती है, लेकिन तीसरे चौथा दिन होने तक एक पतली सफ़ेद सूखी कोटिंग दिखाई दे सकती है, पतली, ब्रायनिया की तरह एकदम अच्छी मोटी थिक हैवी नहीं होती है। और नो मैटर कुछ भी हो, इसको डायरेक्ट प्यास इसको भी बहुत लगती है, इंटेंसली थर्स्टी, भयंकर, लेकिन इसको एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक्स जो कि फ्रिज में रखे जाते हैं, ऐसी चीजें मांगता है। और कई बार वेरी ऑफनली ये प्लेन कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर की बजाय चाहता है कि कोई जूसी थिंग्स या कोई खट्टी ड्रिंक या इस तरह का, कि भैया कोका कोला पिला दो, है ना, या भैया लिम्का पिला दो, नींबू का शरबत दे दो, है ना, या कोई जूस ठंडा चिल्ड, ये भी प्रेफर करता हुए देखेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स नो मैटर क्या हो, इंटेंस थर्स्ट फॉर बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज वाली, ऐसे पानी की इतनी प्रोमिनेंट अगर ये मिल जाए तो आप कंफर्म हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में भी। ठीक, तो यहां से भी आप ब्रायनिया और फास्फोरस को, टंग एंड थर्स्ट, ये कौन सा पॉइंट था, 4th पॉइंट। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से ये रेमेडीज सेलेक्ट हो सकती हैं। कभी कभी फॉस्फोरस का प्रेजेंटेशन जो है वो आपको, जब आप जाएं उसको देखने उसकी बढ़ी हुई कंडीशन में, चूंकि उसकी सबसे बड़ी समस्या, सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या होता है, सांस की कंडीशन एंड सीने की कसावट की कंडीशन, ये सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर होता है। तो अक्सर टिक के थोड़ा सा ऊपर होके बिस्तर में ऐसे तकिया लगा के, टेका लगा के, है ना, या बेड के थोड़ा सा टेका लगा के, और अक्सर थोड़ा सा ऐसे बैठे हुए पीछे की तरफ, वो थोड़ा सा चिन को, ठोड़ी को ऊपर उठा के, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फैलाव फील होता है और उनको ब्रीदिंग में थोड़ा सा अक्सर ये प्रेजेंटेशन भी दिख सकता है। दृष्टि आपकी अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका है, तो कई बार तो आप सिर्फ गए और देखे और ऐसे देखे, सब कहानी समझ में आ गई, बता दिए निमोनिया है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, और आपने देखा ये कंडीशन, और इसी में भी आप फॉस्फोरस, या हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसे बैठता है, इसको सांस लेने में आराम रहता है, ऐसे बोल देंगे। ये मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन अक्सर देखने को मिल सकती है फॉस्फोरस के केस में। है ना, और फॉस्फोरस का मामला चिली वाला होता है। अगर उसको किसी भी तरीके की कोल्ड एयर या ठंडा वातावरण के, कोल्ड एनवायरनमेंट के
एसी में चले गए, कूलर चालू कर लिया, ठंडी हवा में चले गए, तो इससे उसकी कफ खांसी एक्साइट उसे बचत करके रखता हो सकता है गर्मी के टाइम भी अगर फास्फोरस का निमोनिया मिले तो वो पंखा बंद करवाता हुआ, एसी बंद करवाता हुआ, या उस टाइम भी गर्म का थोड़ा क्योंकि उसको मालूम है कि ठंडी हवा जब लगती है तो मुझे खांसी, तो उसको उसकी खांसी कितनी तकलीफदेह होती है, तो रोकने का प्रयास करता हुआ दिख सकता है आपको। और यहीं पे ब्रायनिया उलट, ब्रायनिया इज ए हार्ट पेशेंट, उसको खुली हवा चाहिए, हवा चाहिए, उसमें अच्छा फील करता हूँ। दे फील वेरी अनकंफर्टेबल, दे फील हॉट, गर्मी लग रही है, गर्मी सहन नहीं हो रही है, फास्फोरस ठंड सहन नहीं होती, ब्रायनिया गर्मी सहन नहीं होती, बहुत गर्मी लगती है, बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है हॉट इन्वायरमेंट में, और गरम गरम रूम उसकी खांसी एग्रावेट होती है, इसलिए वो पसंद करेगा खिड़की खोल दो, कोल्ड रूम एसी ऑन कर दो, कूलर चला दो। दे ऑलवेज वांट ए करंट ऑफ एयर, हवा चाहिए। फास्फोरस के बिल्कुल उलट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ब्रायनिया में एक बहुत और ख़ास चीज़, ब्रायनिया की निमोनिया में बहुत ही ख़ास चीज़, आप डॉक्टर हैं, आप समझते हैं व्हाट आर प्लूरिटिक पेन्स। प्लूरिटिक पेन्स क्या होते हैं, आप कैसे पहचानते हैं कि इसको प्लूराइटिस हुआ है या इसको निमोनिया हुआ है या इसको जो दर्द हो रहे हैं ये प्लूरिटिक पेन होते हैं। अक्सर निमोनिया के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में, प्लूरिसी के केस में, सॉरी, इसलिए ब्रायनिया का निमोनिया जो ज़्यादा प्लूरो निमोनिया होता है, मतलब लंग्स के साथ साथ प्लूरल कैविटी भी इन्वॉल्व मिल सकती है। अक्सर एक्सरे रिपोर्ट कहेगी, डॉक्टर बताएगा डायग्नोसिस कि प्लूराइटिस के साथ कंसोलिडेशन है, निमोनिया की लंग का भी इन्फ्लामेशन है, प्लूरी, तो अक्सर इसको शार्प प्लूरिटिक पेन्स आपको दिखाई दे जाते हैं ब्रायनिक केस में। और प्लूरिटिक पेन्स कौन से पेन होते हैं, ऐसे दर्द, छाती में होने वाले ऐसे दर्द जो कि अचानक और इतनी तेज होते हैं, चाहे वो स्टैबिंग, जैसे किसी ने कुछ चुभा दिया हो या छुरा मार दिया हो, बिल्कुल गड़ा दिया हो, या चीर देने जैसा दर्द, एकदम से ऐसे ऐसे चीर दिया हो, ठीक है ना, एकदम से जलन, एकदम से ऐसा पेन अगर चेस्ट में हो, जब कोई इनहेल करे या एक्सहेल करे, सांस लेने और छोड़ने में छाती में ऐसा अचानक होने वाला पेन, इसी ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक होता है कि प्लूरिसी हुई है भैया। मान लो बुखार भी आ रहा है और सांस लेने में बोले ये तकलीफ हो रही है, और अक्सर तो क्या होता है, या सांस लेने में, ब्रीदिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग में, या गहरी सांस लेने में, गहरी सांस लेने एकदम से छाती में चुभन सी उठती है, खांसने में, छींकने में, हंसने में, इन सब चीज़ों में जो शार्प एंड सडन इंटेंस पेन होता है छाती में, चाहे वो स्टेबिंग, उसको कहते हैं प्लूरिटिक पेन्स। गहरी सांस लेने में, सांस अंदर बाहर लेने में, हंसने में, छींकने में, खांसने में, तो इससे क्या पता चलता है, डायफ्राम के पास में इन्फ्लामेशन हुआ है, प्लूरिटिक इन्फ्लामेशन। डायफ्राम का कोई भी मूवमेंट तकलीफ पैदा कर रहा है। कभी कभी ये दर्द जो है होता है तो छाती में एकदम तो नेक या शोल्डर तक भी जाता है, कभी कभी वहां तक भी रिफर करता है, इसको प्लूरिटिक पेन बोलते हैं। और ब्रायनिया के निमोनिया की ये एक बड़ी खास स्ट्राइकिंग फीचर होता है। जैसे फास्फोरस के निमोनिया में सीने की कसाहट और सांस लेने में दिक्कत, एसेसरी मैकेनिज्म रेस्पिरेशन के प्ले में आ गए, ये नजर आते हैं। ब्रायनिया में शार्प प्लूरिटिक पेन नजर आ सकते हैं, वेरी शार्प, वेरी मच, और वेरी मच एग्रावेटेड बाय वो एनी मूवमेंट, जरा सा भी हिलना डुलना पसंद नहीं करता ब्रायनिया, शार्प प्लूरिटिक पेन्स होते हैं उसको,
ऐसे, खास तौर से राइट साइड में स्पेशली। लेकिन मैंने बोला ना लेफ्ट साइड में हो तो ब्राइनिया को रूल नहीं कर सकते, अगर स्ट्राइकिंग फीचर्स हो तो रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक। और बड़ा प्रोमिनेंट एक फीचर कि जो साइड अफेक्टेड होता है, जिस तरफ का लंग, उसी तरफ लेटना पसंद करता है, क्योंकि उससे उसको आराम होता है ब्राइनिया के पेशेंट को। लेफ्ट साइड का निमोनिया होगा तो लेफ्ट साइड लेटना पसंद करेगा, दर्द तकलीफ खांसी में आराम रहेगा इन सब चीज़ों में, और इसमें इधर रहेगा तो इसमें। और शार्प हल्के से भी मूवमेंट से, जोर से सांस, शार्प प्लूरिटिक पेन। और ब्राइनिया का एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक पेन कौन सा होता है ब्राइनिया और काली कार्प का है? कम ऑन डॉक्टर्स, स्टिचिंग, चुभन। सांस लेने में इतनी तेज चुभन होती है एक क्षण के लिए कि जान निकल जाती। These kinds of presentation बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है ब्राइनिया का। ज्यादातर कोई खांसी वगैरह है तो गला बैठा हुआ मिल सकता है। ठीक, तो ये कुछ खास पॉइंट्स के साथ अपन ने एक छोटा सा निमोनिया का केस टेकिंग फॉर्मेट बनाया। पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा मेंटल प्रेजेंटेशन, तीसरा कफ एंड स्पुटम, और चौथा थर्स्ट एंड टंग। इनकी नज़र से आप देखो निमोनिया के केसेस को, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों, कोई दूसरी रेमेडीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि 4 रेमेडी अपने हाथ में स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट हो ही गई हैं शुरुआती केसेस के लिए, उसी तरीके से 4 इसमें भी आपके पास रहेंगी। 2 के बारे में अपन ने आज बात कर लिया, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली एंड प्रोमिनेंटली इंडिकेट होती हैं, और पूरी कोशिश की कि जितना हो सके इसके इंडिकेशन को और कैसे इसको ग्रास्प करें, क्लियर कर सकें, इसकी पूरी कोशिश करिए। ठीक है, तो अब अगली बहुत जल्दी ही, बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपन 2 और डेवलप्ड केस ऑफ निमोनिया के लिए 2 और प्रोमिनेंट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है।